वैसे तो सिंह किंग ही कहे जाते हैं, लेकिन आजकल चाहे सियासत हो या फिर सड़क, सिंहों को साधने की कवायद भी जारी है। एक तरफ पंजाब के किसान कृषि कानून के विरोध में केंद्र सरकार के सामने दिल्ली में डटे हुए हैं, तो उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें भी चल रही हैं। दूसरी तरफ आज साहिबजादा शहीद दिवस के मौके पर सीएम आवास पर गुरुवाणी का आयोजन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात में गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहिबजादों की शहादत को याद किया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु तेग बहादुर साहिब के शहीदी दिवस पर रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंच गए थे। यूं तो सभी को गुरुओं के बलिदान, उनकी आस्था में सिर झुकाने का अधिकार है, सबको यह करना भी चाहिए, लेकिन फिर भी मौजूदा वक्त में क्या यह सिखों को मनाने की कवायद इसे माना जाए? चर्चा हम इसी पर करेंगे, लेकिन पहले आपको पूरी खबर दिखाते हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास में आयोजित गुरुवाणी कीर्तन में शिरकत की। सीएम आवास पर साहिबजादा शहीद दिवस पर गुरुवाणी कीर्तन आयोजित की गई थी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सरकार के कई मंत्री पगड़ी बांधकर शामिल हुए। सीएम योगी ने सबसे पहले मत्था टेका और फिर गुरुवाणी सुनी। वहीं इसके बाद अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने सिख समुदाय के समाज और देश के लिए बलिदान और योगदान को याद किया। सीएम योगी ने कहा कि स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में गुरुओं के बलिदान को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि अगली पीढ़ी के बच्चे देश प्रेम और वीरता से प्रेरणा ले सकें। सीएम योगी ने शिक्षा मंत्री से अपील करते हुए कहा कि हमारे पाठ्यक्रम में सिखों के बलिदान को बताना चाहिए, उनका इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। भारत के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो सिख का इतिहास उससे अलग हो ही नहीं सकता। वो तो हमारे पाठ्यक्रम का एक पार्ट बनना चाहिए। एक एक बच्चे को बताया जाना चाहिए बाबा अजीत सिंह जी के बारे में, बाबा जुझार सिंह के बारे में, बाबा जोरावर सिंह के बारे में, बाबा फतेह सिंह के बारे में। और मैं तो चाहूंगा हमारे यहां पे शिक्षा मंत्री के रूप में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के हिस्से, पाठ्यक्रम का अंग बनना चाहिए। गुरुपुत्रों की शहादत, उनका बलिदान, ये वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा बनेगा। हर विद्यालय में अगले वर्ष से 27 दिसंबर की तिथि को हम लोग गुरुपुत्रों की स्मृति में साहिबजादा दिवस के रूप में मनाएं। कार्यक्रम वहां पर आयोजित होने चाहिए। हर विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हो, बताया जाना चाहिए भारत के इतिहास के बारे में, बताया जाना चाहिए गुरु परंपरा के बारे में, डिबेट हो इस पर, चर्चा हो इस पर। आने वाली वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली भविष्य को भी हमें बताना चाहिए कि अगर आज हम सुरक्षित हैं तो क्यों और किसके कारण। स्थिति प्रज्ञा की वह स्थिति जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जिसके लिए छोटा बड़ा, ऊंच नीच, अपना पराया कुछ भी नहीं, उस भाव के साथ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या कहा कि इन पुत्रन के शीश पर वार देश तो वार चार हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। जीवित कई हजार का मतलब किससे है? इस पूरे देश से था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात में साहिबजादों की शहादत को याद किया। उन्होंने क्या कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। आज के ही दिन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। अत्याचारी चाहते थे कि साहिबजादे अपनी आस्था छोड़ दे, महान गुरु परंपरा की सीख छोड़ दे, लेकिन हमारे साहिबजादों ने इतनी कम उम्र में भी गजब का साहस दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई। लोग श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के लोगों के द्वारा दी गई शहादत को बड़ी भावपूर्ण अवस्था में याद करते हैं। इस शहादत ने संपूर्ण मानवता को
देश को नई सीख दी। इस शहादत ने हमारी सभ्यता को सुरक्षित रखने का महान कार्य किया। हम सब इस शहादत के कर्जदार हैं। तो ये आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु तेग बहादुर साहब के शहीद दिवस के मौके पर रकाबगंज गुरुद्वारा अचानक पहुंचे थे। उनके शेड्यूल्ड प्रोग्राम में यहां पर जाना नहीं था, लेकिन वो अचानक यहां पहुंचे, उन्होंने मत्था टेका। ये पुरानी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ की तस्वीर आज सीएम आवास की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवाणी में कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम आवास पर यह कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित किया गया था और इसमें उन्होंने यही कहा कि पाठ्यक्रम का हिस्सा ये चीजें क्यों नहीं हैं, इन्हें पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए और सबको वीरता के बारे में जानना चाहिए। यह भी जानना चाहिए कि अगर हम सुरक्षित हैं, हमारी संस्कृति महफूज है, तो वो किन लोगों की शहादत की वजह से है, किन लोगों ने हमारी रक्षा की ऐसे वक्त में जबकि हम पर विदेशी आक्रांता लगातार आक्रमण कर रहे थे। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विवेक साइला साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। प्रियंका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न आलोक अवस्थी जी आपसे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहुत उन्होंने सारगर्भित बातें कही हैं अपने संबोधन में और उसमें यह भी कहा कि पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन आपको यह नहीं लगता कि 4 साल लगभग आपके हो रहे हैं सरकार के, एक प्रयास अगर अब तक होता तो पाठ्यक्रम में आ जाती हैं चीजें? देखिए, आज का जो दिन है वो महान गुरु परंपराओं का दिन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हीं गुरु परंपराओं को श्रद्धांजलि दी है और साफ साफ कहा है कि पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो आज जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो पुत्र थे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। छोटे छोटे बच्चे थे, उनको सिर्फ इसलिए चुनवा दिया गया था क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था। आदिताइयों के जो है अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी थी, अपनी सभ्यता नहीं छोड़ी थी, अपने रीति रिवाज नहीं छोड़ रहे थे और अपने रीति रिवाज, अपनी सभ्यता, अपने धर्म को की रक्षा करते करते वो शहीद हुए थे। उन शहीदों के बारे में पाठ्यक्रमों में कहीं कोई स्थान नहीं है। जो 70 साल तक सरकार है जो रही है, उन्होंने केवल मुगलों का पाठ पढ़ाया है। मुगल ही उनके लिए भगवान थे, आज भी मुगल उनके भगवान है। लेकिन सीधे सीधे मैंने कहा जाता हूँ, हमारे गुरु परंपराओं को बिल्कुल नकारा गया है। पाठ्यक्रमों में कहीं पे उनको हिस्सा नहीं दिया गया है और योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षा मंत्री जी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगले सेशन में जो भी पाठ्यक्रम शुरू होगा उसमें हमारे महान गुरु परंपराओं का पाठ्यक्रम में शुरू करेंगे। साथ ही साथ आज के दिवस को स्कूलों में बच्चों के बीच में उनके बारे में बताया जाएगा, उनके विषय में जो है गोष्ठियां होंगी और जिससे कि हमारे इतिहास को फिर से दोबारा से पढ़ाने की आवश्यकता है। जिन चीजों को छोड़ा गया संकीर्ण मानसिकता के लोगों के द्वारा, उनको हम जो है जरूर उनके साथ में हम खड़े होंगे। जी आलोक जी, लेकिन वही मैंने जो सवाल पूछा कि ये तो हर साल ये दिन आता है, क्या इसको इस तरह से देखें कि चूंकि किसान आप लोगों से नाराज हैं, सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में है, तो इसलिए अब सरकार हर तरह से सिख समुदाय को साधने में, उन्हें मनाने की कवायद में लगी है? अवस्थी जी, नहीं, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। इसके पहले भी पिछले वर्ष भी मुख्यमंत्री आवास में एक भव्य कार्यक्रम हुआ था। गुरु नानक जी के 550वें प्रकाश वर्ष के अवसर पर इसी तरीके से वहां पर अरदास हुई थी, वहां पे पाठ हुआ था और ये ऐसा नहीं, तब तो कोई किसान आंदोलन नहीं चल रहा था। हमने पिछले साल भी किया था। हाँ, लोगों ने आपत्तियां उठाते हैं क्योंकि जिस मुख्यमंत्री आवास में केवल जो है ईद के समय पे जो है रोजा इफ्तार होता था, वो पार्टियां सवाल उठाती है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि आप सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं और जहां तक की बात आपकी हमारी गुरु परंपराओं को, ये हमारा इतिहास है, हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है। उस संस्कृति से सरकार कैसे अलग हो सकती है, ये उसका आज स्पष्ट उदाहरण है। ठीक है साइला साहब, प्रश्न आपसे, कैसे देखते हैं आप लोग? क्योंकि आरोप है कि पहले आप सिर्फ 1-2 चीजों का आयोजन करते थे सीएम आवास में, अब सभी धर्मों की
से जुड़ी हुई, आस्था से जुड़ी हुई चीजें मुख्यमंत्री आवास में हो रही हैं, और अगर पाठ्यक्रम में ये चीजें नहीं है तो उसमें जिम्मेदार आप लोग भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले योगी जी को क्षमा मांगनी चाहिए थी अपने उस मंत्री के बयान के लिए जिन्होंने किसानों को, सिखों को गुंडा कहा था। या तो क्षमा मांगते या उस मंत्री को बाहर कर देते, वो बेहतर होता, या उस प्रवक्ता को हटा देते जिसने किसानों को और सिखों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहा था। देखिए, ये सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं उनसे भूल हो गई है। क्योंकि भूल क्या हुई है, उन्होंने कॉर्पोरेट हाउसेस के दबाव में ये किया है, कॉर्पोरेट हाउसेस के एजेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने ये कानून लेकर आए हैं। क्योंकि ये पूरा हिंदुस्तान अब जान चुका है कि स्टोर कब से बन रहे थे और कानून कब आया। 2 साल पहले से काम था, कॉर्पोरेट को पता था क्या करना है। आज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो बेनीवाल जी की थी वो भी बाहर हो गई। भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी थे हरेंद्र सिंह खालसा वो बाहर हो गया, अकाली दल पहले ही बाहर हो चुका था। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, बोली लगाकर फसल लेने वाला जो व्यापारी था मुकर गया, किसान ने आत्महत्या कर ली और उसके भाई ने उसके भाई की सदमे से मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने जिस पोस्टर में जिस किसान की फोटो लगा के वायरल की थी और कह रहे थे किसान खुशहाल है, वो खुद धरने पे बैठ गया। और सबसे बड़ी बात है कि पिपरिया मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही ना हो रही थी। मैं आलोक जी से विनम्रता से पूछना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही थी ना, वो कंपनी आई, वो सैंपल लेके गई उनका पिपरिया मध्य प्रदेश में, और उसके बाद सैंपल रिजेक्ट हो गया, किसान वहीं खड़ा हुआ है और धान सड़ रही है। इसी का खतरा है, इसी का कानून बदलने के लिए बात हो रही है, या उसका ट्विस्ट एंड टर्न अप करिए, कानून में कोई बेहतर संशोधन करिए और सामने रखिए। तो इस तरह की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, जिसको हमारे पूर्वांचल में कहते हैं कि तेल लगाने वाली जो पॉलिटिक्स है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के किसानों के हित में नए कानून लाके किसानों को संरक्षित और सुरक्षित दोनों करना पड़ेगा, नहीं तो ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। ठीक है प्रियंका जी, आप किस तरह से देखते हैं, एक रिएक्शन आपका भी, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर है कि पाठ्यक्रम में अगर ये चीजें नहीं आई तो मुख्यमंत्री कहीं ये भी इशारा कर रहे हैं, जो आलोक अवस्थी भी कह रहे हैं, कि जिनकी आस्था मुगलों में है वो कैसे इन चीजों को सिलेबस में ले आते। देखिए, वास्तविकता ये है कि इनकी आस्था सिर्फ इसमें है कि किस तरह से ये जो है धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाए। आप देखिए कि किस तरह से जो आज पगड़ी भी बांधी गई और उसके बाद जो है कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। वैसे तो ये कार्यक्रम हर साल होना चाहिए था, पर हर साल नहीं हुआ। और दूसरी चीज आज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात करी, उन्होंने वोकल और लोकल की बात करी, तेंदुए और शेर की बात करी, पर कहीं भी किसानों की बात नहीं करी। तो बड़ा विचित्र लगता है कि आप परिस्थितियों को ना देखते हुए, उन ठिठुरते हुए किसानों की चिंता ना करते हुए आप सिर्फ अपने मन की बात कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से आप मन की बात कर रहे हैं कि किसी को मन की समझ में ही नहीं आ रही कि थाली ताली लेकर किसानों को आज जो है आपके मन की बात का विरोध करना पड़ रहा है। तो आपके अंदर इतनी तो संवेदनशीलता होनी चाहिए। क्या आपके अंदर सिर्फ एक ही संवेदनशीलता है, वो है अपने खास मित्रों की संवेदनशीलता? बाकी आपके लिए कोई बेरोजगार हो, चाहे वो जो है किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, आपके लिए उनके दिल में मतलब कोई जगह नहीं, आपकी 56 इंच की छाती में कोई उनके लिए कोई संवेदनशीलता ही नहीं है। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि अभी तक आपने संसद का जो शीतकालीन सत्र होता वो क्यों नहीं बुलाया? कोरोना आपके लिए मतलब आप रैलियां कर सकते हैं, आप जो है कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हैं, पर आप जो है सिर्फ कोरोना काल इसलिए शीतकालीन सत्र नहीं बुला सकते क्योंकि कोरोना चल रहा है। और आप कोरोना पे ही आ जाइए। आज विश्व में कई देशों ने लाखों करोड़ों वैक्सीन लगा दी है अपने देशवासियों को, परंतु आज भारत में कहीं भी इसका कोई नामो निशान नहीं है और बताया जाता है कि आप वैक्सीन गुरु हैं। तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी कथनी और करनी में जो बहुत बड़ा अंतर है उसको समझने की जरूरत है। ठीक है। आप ये देखिए कि किस तरह से जो तथाकथित किसानों के हितैषी थे आज वो गायब हैं, चाहे वो अन्ना हजारे जी हो, चाहे वो ब्रांडेड जो है हमारे नेता जो ब्रांडेड बाबा जी हैं वो भी हो, वो भी गायब हैं। तो कहाँ हैं सारे लोग? आज किसान 30 से ज्यादा किसान मर चुका है और उसके साथ में आज एक फिर आत्महत्या हो चुकी है। और कहाँ हैं हमारे ये तथाकथित किसानों के हितैषी? और आप ये बताइए कि आज डिफेंस मिनिस्टर को भी उतरना पड़ रहा है और डिफेंस करना पड़ रहा है। उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि जो किसान
किसान की खेती के बारे में नहीं जानते, वो आज जो है मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी, जो किसान की खेती के बारे में नहीं जानते वो किसान बिल कैसे बना सकते हैं? ये तो उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है। इस पर जवाब देंगे क्या हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं? आलोक अवस्थी जी, क्या प्रियंका जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, कुछ बातें अतिशयोक्ति चली गई हैं, मैं उनको करेक्ट कर देता हूँ। पहली चीज, आज जो पगड़ी बांध के बैठे थे वो पगड़ी नहीं थी, वो सिख परंपरा में वो स्वरूपा भेंट किया जाता है, वो उसका एक धार्मिक महत्व है। कृपया उसको उसके बदले सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि वो एक सामान्य पगड़ी नहीं होती है, वो गुरु परंपरा से आकर के वो सम्मान से दी जाती है, स्वरूपा हर एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। दूसरी बात जो उन्होंने ये बात कही कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आई हमारे समाजवादी पार्टी की तरफ से भी और इनकी तरफ से भी। मैं पूछना चाहता हूँ, देश की सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहाँ शुरू हुई थी? नेस्ले कंपनी को आपने, बहुराष्ट्रीय कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में के लिए आपने अनुबंध कराया, कांग्रेस सरकार थी। 2007 में मनमोहन सिंह जी ने जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानून का दर्जा दे दिया, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आपने कानून का दर्जा देते हुए सबसे पहले आपने पेप्सिको से जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी। तो कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक ले, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देने के लिए नेस्ले हो चाहे उसमें पेप्सिको हो, आपकी नीतियां बदल जाती है। वहां पर आपको समझ में नहीं आता किससे अब आपको किसका हितैषी बने हुए हैं, ये भी बता दीजिए बैठ के यहाँ पर। सुन तो लीजिए, अभी इतना कड़वा सुना मैं तो और सुनाऊंगा मैं आपको। बताइए कि आप किसके हितैषी हैं? आपने किस इंटरनेशनल कंपनी के हितैषी बनकर ये काम कर दिया? आपने किस कॉर्पोरेट बनाने के लिए हितैषी बनकर ये काम कर दिया? प्रियंका जी बोले तो उसमें बोलिएगा, ठीक है। अरे आप एक तरफा बोले जाएंगे, हम सवाल नहीं पूछेंगे, कैसी बातें कर रहे हैं विपक्ष? हमारा काम यही है। उन्होंने अपने 2019 के घोषणा पत्र में कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी लाएंगे और हम MSP खत्म करेंगे। हमने और कर आपने दिया, वाह वाह, बधाई हो आपको। मंडियों को खत्म करेंगे, बाजार को खोलेंगे, 2019 के घोषणा पत्र में है। सोचिए, ये अपनी कहीं भी बात को भी मुकर जाते हैं। आप ये बताइए कि आप जो बात कह रहे हैं कि आप कांग्रेस का घोषणा पत्र लागू कर रहे हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो ये भी लिखा था कि किसानों को जो है 75,000 रुपए साल में मिलने चाहिए, वो क्यों नहीं दिया आपने? वो भी तो देना चाहिए था। कांग्रेस ने तो कहा था किसानों का कर्ज माफी करेंगे, वो क्यों नहीं किया आपने? आप ये बताइए कि आपने क्यों नहीं किया? अगर आप कांग्रेस का घोषणा पत्र फॉलो कर रहे थे तो आपको ये भी करना चाहिए था, किसानों का ऋण माफ करना चाहिए था, किसानों की बिजली का बिल माफ करना चाहिए था, किसानों को जो है उसका GST माफ करना चाहिए। ठीक है, परविंदर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। परविंदर साहब प्रवक्ता है भारतीय किसान संगठन के, वो क्यों नहीं दिया आपने? जी है परविंदर जी, आपको लगता है कि किसानों को मनाने की जो अलग अलग तरह की कोशिशें चल रही हैं ये कामयाब होंगी? सर्वप्रथम लोकतंत्र के 14 स्तंभ मीडिया के और सभी को नमस्कार। देखिए, सरकार अपनी तरफ से मनाने की कोशिश कर रही है, वो उसका अधिकार है, लेकिन सरकार की तरफ से जो ये काला कानून और ये जो हमारे लिए जो थोपा गया है ये सरासर गलत है। और सभी लोग, ज़्यादातर सभी किसान संगठन, भारतवर्ष के समस्त किसान संगठन और समस्त किसान आज कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर बैठे हैं। मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जी न्यूज़ की तरफ से उन समस्त किसानों को जिन्होंने इस धरने के तहत जो है आए थे, पंजाब से चल करके, उत्तराखंड से चल के और हमारे यूपी से चल करके, जिन्होंने अपनी जान गंवाई। 42-45 लोग जो लगभग अब तक शहीद हो चुके हैं ठंड से। और सरकार की तरफ से कोई किसी ओले की व्यवस्था नहीं, किसी आग की व्यवस्था नहीं, कोई लकड़ी की व्यवस्था नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं दी जा रही है वहाँ, जो कि अत्यंत गलत है। कम से कम लोकतंत्र में भाई ठीक है, हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का और अपनी बात रखने का जो अधिकार है, लेकिन कम से कम सरकार कुछ तो व्यवस्था है और कुछ तो एटलीस्ट कम सरकार तो उम्मीद जता रही कि 29 तारीख की बातचीत में हल निकल आएगा। सरकार तो आपसे पहले भी जता रही थी, सरकार ने तो आपसे पहले भी बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारी बातें की थी, लेकिन उनमें क्यों नहीं हल निकल पाया? सरकार तो कोशिश करेगी, सरकार का तो काम है, लेकिन सरकार एक बात ये सीधी सीधी से क्यों नहीं सुन लेती कि जमीनी स्तर पर इस कानून को बनाने की जरूरत थी, कुछ लोगों से बात करने की जरूरत थी और किसान संगठनों से बात करने की जरूरत थी, किसानों से बात करने की जरूरत थी। जिस तरह से वोट पड़ने से पहले या हम अपने देश की जो है जनगणना कराते हैं, उस हिसाब से क्यों नहीं इन्होंने करा लिया? वोट के टाइम पे तो बड़ी जल्दी जनगणना करा लेते हैं और देश की जनगणना कराते हुए ही जो उस बिहार पे जो है
किया जाता है कि भाई हाँ हमारे देश की जनसंख्या इतनी हो गई, तो उन्हीं देश की 75% जो लॉबी है, 75% जो जनसंख्या है, जहां किसान प्रधान देश कहा जाता है, वो उसी को क्यों नहीं उनसे क्यों नहीं पूछा गया? एक बार उनसे पूछना तो चाहिए था कि क्या वो उस बिल को चाहते नहीं चाहते। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है लकीर के फकीर हैं, ये उसी काम पे कर रहे हैं जो काम अब से पहले कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने क्या किया था मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे बीच में सुषमा स्वराज जी नहीं है, हमारे बीच में अरुण जेटली जी नहीं है, लेकिन उनके कहे हुए बात, उनके कहे हुए विचार आज भी टीवी के माध्यम से भी आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। उन्होंने कहा था कि किसान और जो अपना मंडी में बैठे हुए लोग जो है, जो फसल लेते हैं किसानों की, उन दोनों का रिश्ता उस एटीएम की तरह है। आज भारतवर्ष में भले ही एटीएम आ गए हैं, लेकिन ये एटीएम की जो व्यवस्था थी, संसद में बातें गई वो नहीं, एक एटीएम से एक मिनट सर, एटीएम की जो है वो व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। किसान सोफा बांधता था सर पे, और सर पे बांध करके उसके पास में जाता था वहां और अपनी दर्द और पीड़ा को बताता था, तो वहां से पैसे मिल जाते थे। लेकिन आज छोटा किसान का क्या होगा? ठीक है, अभी सरकार ने एक बात और कही कि लेकिन आपके ही बड़े नेता किसान संगठनों की ये भी कहते रहे कि बिचौलियों से हमें आजादी चाहिए, बीच में लोग पैसा ना खाएं, हमें सीधा दाम मिले, तो उसकी व्यवस्था भी कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हम लौटकर तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर आज जो कार्यक्रम हुआ, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से संदेश देने की कोशिश की, अपने ही शिक्षा मंत्री से यह भी एक तरह से अपील की या निर्देश दिया कि साहिबजादों की शहादत के किस्से पाठ्यक्रम में भी होने चाहिए, स्कूलों में लगातार कार्यक्रम भी होने चाहिए, और क्या इसे एक तरह से किसानों को मनाने की कवायद भी माना जाए, क्योंकि पंजाब में जो प्रदर्शन है या ये कहिए कि कृषि कानूनों का विरोध सबसे ज्यादा है। अवस्थी जी, आपने परविंदर यादव जी की बात अभी कुछ देर पहले सुनी होगी, उससे पहले प्रियंका गुप्ता जी भी बात कर रही थी। सवाल इसी बात को लेकर है कि हल निकालने की दिशा में आप लोग कह रहे हैं बढ़ रहे हैं, लेकिन
सिर्फ किसी को समझाने से, उसका सम्मान करने से हल निकलेगा? देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा माई बाप है। मान कहाँ रहे हैं? हम सब खुद भी किसान परिवार से आते हैं, भले शहरों में आज रह रहे हो, लेकिन हम सब अपनी खेती किसानी गांवों में आज भी मौजूद है और खेती भी करते हैं। जिस बात यह कि जो गरीब किसान है, जिसको कि एमएसपी भी नहीं मिल पाता, वो पहुंच नहीं पाता, उसकी फसलों का क्या होगा? कितनी फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती है, उसके बारे में भी आपको चिंता करना चाहिए। तो अगर हमारी सरकार ने बाजार को खोला है, पुरानी व्यवस्था को बंद नहीं किया है, आज भी मंडियां हम कह रहे चालू रहेंगी, एमएसपी आपको 1.5 गुना हम चालू रखेंगे, साथ ही साथ आपको अदर ऑप्शन दिए हैं। जैसे पहले आप दूरदर्शन देखते थे, खाली टेलीविजन एक चैनल होता था दूरदर्शन का, आज जी भी है और बाकी अन्य चैनल भी है। तो आप कुछ मर्जी है, आप चाहे दूरदर्शन देखिए, चाहे जी में जाके बैठिए, चाहे किसी चैनल पे बैठिए। आप पहले जो है एक राज्य सरकार की बस में चलते थे, आज तमाम साधन चलने के आपके पास और तमाम प्राइवेट बसें भी हैं, जो आपको अच्छी लगे उसमें जाके बैठिए। उसी तरीके से कृषक का अपना अधिकार, अपनी उपज, चाहे तो वो अपनी मंडी पर बेचे, चाहे वो जिले से बाहर जाकर के बेचे, चाहे वो प्रदेश के बाहर जाकर बेचे, जहां पे उसको अच्छा दाम मिल रहा हो, ये उसके हाथ खोल दिए। पहले वो हाथ बंधे हुए थे, वो चाह कर भी मंडी से बाहर जाके नहीं बेच सकता। आपका लोग शोषण करते थे। आपका जो बहुत बहुत धन्यवाद है इस बात के लिए, आपका इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने कहा आपने अभी कहा कि कोई उसके हाथ खोल दिए किसान के और किसान कहीं भी जाकर के बेचे। बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश का किसान हरियाणा गया था अपनी फसल को बेचने के लिए। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है। उसको वहीं उस पे टोल रोड पे रोक लिया गया और उसे वहां आगे बढ़ने से नहीं रोका गया। आपके मुख्यमंत्री एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी पार्टी हो सकता है प्रचार कर रही हो। अरे एक मिनट आपकी पार्टी भले आपकी नहीं सुनिए आपकी जो सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। एक बात का जवाब ले लीजिए ना। सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, आपके मुख्यमंत्री आपकी बातों का एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जब तक आपके मुख्यमंत्री आपकी बातों का एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, अब इसका उत्तर तो ले लीजिए। आप जो उस चीज में कामयाब परविंदर जी, जो आपने पॉइंट उठाया उसका उत्तर देने के लिए तैयार है आलोक जी, बोलिए। कानून लागू होने की सूरत में आ रहा है, उसी समय आप आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। इस आंदोलन में किसानों को बहका करके बिचौलिए सड़कों पे ला रहे हैं और इन बिचौलियों में कौन लोग लेकर के आ रहे हैं? बिचौलियों के समर्थन में आप कह रहे हैं कि ये रोड पे जो बैठे बिचौलिए हैं? नहीं रोड आपके हिसाब से रोड पे बैठे बिचौलिए हैं? आपके हिसाब से रोड पे बैठे बिचौलिए नजर आ रहे हैं आपको? तो आप उन बिचौलियों से क्यों बात कर रहे हैं? आप उन बिचौलियों से क्यों बात कर रहे हैं? आपको क्या जरूरत पड़ी? आपको क्या जरूरत आन पड़ी उनसे बैठक करने के लिए? आप संशोधन करना क्यों चाहते हैं? फिर ठीक है, आप कृषि बिल में संशोधन करना क्यों चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हम तो बिचौलियों को दूर कर रहे हैं। आप बिचौलियों को आप तो कह रहे हैं कि बिचौलिए बैठे हैं। आप कह रहे हैं मैं आप ही के मुखमंडल से निकली हुई बातें मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने अभी कहा कि बिचौलिए बैठे हैं और ये बिचौलिए जो है अपनी बातों को रख रहे हैं। तो आप बिचौलियों की बात सुन क्यों रहे हैं? आप क्यों बुला रहे हैं उन्हें बैठकों पे? आप उनकी बातों को सुन क्यों रहे हैं? अगर आपके हिसाब से रोड पे बिचौलिया है और किसान खेत में काम कर रहा है। यादव जी, आपको जानकारी नहीं है, आप बिचौलियों को खेत में है। मैं सब ये कहना चाहूंगा, आपको जानकारी है? आपको जानकारी है इस बात की जो हमने कहा? हमने जो कहा उस बात की जानकारी आपको है कि उत्तर प्रदेश का किसान उठकर हरियाणा जाता है और हरियाणा में उसे जो टोल रोड पे रोक दिया जाता है। इस बात की जानकारी आपको है? आपने जानकारी करी इस बात की? ठीक, इसलिए वो बिचौलिया नेतृत्व कर रहे हैं। नहीं आपने इस बात को सुना? ठीक है, एक एक करके विवेक साइलेंस जी, आपको लगता है कि जिन चीजों की तरफ योगी आदित्यनाथ आज इशारा कर रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया, 5 कालिदास मार्ग का इस्तेमाल, और क्या मैसेज आप लोग देते रहे, आज जो संदेश वो दे रहे हैं आप लोगों को स्पष्ट है कि नहीं? देखिए, आज आपकी रिपोर्ट ने कह दिया, अभी 4 साल तक तो कुछ नहीं याद आया था, लेकिन 4 साल बाद याद आ गया एकदम से। और जो योगी आदित्यनाथ जी के जो मंत्री और प्रवक्ता हैं, वो पहले गुंडा, आतंकवादी और खालिस्तानी उनको कहते थे, जो हमारे किसान हैं और शहीद हो रहे हैं, और आज चलिए बिचौलिया भी कह लिया गया। लेकिन ये नहीं कहा गया कि पिपरिया में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई थी मध्य प्रदेश में, वहां कंपनी आई नहीं खरीदने, सैंपल लेने के बाद रिजेक्ट कर दिया, उन किसानों को मुआवजा मिला कि नहीं मिला?
जिस किसान को बात करने के बाद उचित दाम नहीं मिले उसने आत्महत्या कर ली, भाई सदमे से मर गया, सुन लीजिए, उसको आपने कितना मुआवजा दे दिया, क्या मलहम लगा दिया आपने। तो भारतीय जनता पार्टी, और दुख की बात तो यह है कि आज उत्तर प्रदेश में 5% खरीद होती है एमएसपी पे, होती है कि नहीं होती है। और आप लोग वीर वीर करके बात कर रहे हैं, अभी तक तो सावरकर जी को वीर कहते थे और आज साहबजादों को वीर कहने लगे, आपका मौका लगा तो शुक्र करिए कि ये नहीं कहा कि विपक्ष ने साहबजादों को शहीद किया था। नहीं, कोई भी बात हो, चाहे केंद्र सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार, जहां बैकफुट पे आती है इनकी कमियां पकड़ी जाती हैं, इनके घोटाले पकड़े जाते हैं, इनकी अत्याचार पकड़ा जाता है, सब कुछ उठा के विपक्ष के सामने डाल देते हैं कि ये विपक्ष करा रहा है, खुद नहीं बताते कि हम क्या कर रहे हैं, हर चीज विपक्ष पे मार देते हैं। अरे इसको छोड़िए, आपके एलाइज आपको छोड़ के जा रहे हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भले छोटी है बेनीवाल जी की, लेकिन आज आपको छोड़ के चली गई है। आपके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा ने इस्तीफा दे दिया, हरेंद्र सिंह खालसा ने, अकाली दल आपको छोड़ के गया है। कहीं ना कहीं आप लोग ने कानून बहुत खराब बनाया है। और जो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, कांग्रेस लेकर आई थी, मान लेते हैं, आप खत्म कर देते ना, आप खत्म कर देते। नेस्ले, पेप्सिको, वॉलमार्ट की बात करते हैं, निकाल के बाहर करिए देश से। एफडीआई लेके आप आ गए हिंदुस्तान के अंदर, 100% एफडीआई भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है और यहां बैठ के भाषणबाजी करते हैं। नहीं साहिल साहब, जब आपको ये नीतियां पसंद नहीं थी, लेकिन आप भी तो यूपीए के समर्थक दलों में से एक थे, आपको अगर नीतियां पसंद नहीं थी तो तब भी नहीं होनी चाहिए और अब भी नहीं होनी चाहिए। अब अचानक आपको नीतियां नापसंद हो गई क्योंकि सरकार बदल गई। एफडीआई की मुखालफत हमेशा समाजवादी पार्टी ने की है। नेताजी जब सदन में थे हमेशा इस बात को उठाया कि एफडीआई 100% नहीं होनी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड है, लोकसभा में जाके उसको उठा के देख लीजिए, पढ़ लीजिए, या यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप लोग लेकर आए एफडीआई 100% जो किसान की विरोधी है, आप लोग लेकर आए और दलाली कर रहे हैं अपने उद्योगपति मित्रों की बैठ के, क्योंकि ये खेल दो तीन साल से चल रहा है। हिंदुस्तान का बच्चा जान गया है कि किसान जान गया है कि चक्कर क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से उद्योगपतियों को किसानों की भूमि पे कब्जा करने के लिए कानून लेकर आया और कुछ नहीं है ये। मेरा पॉइंट ये है डिसाइड कर ली कि नेताजी एफडीआई के खिलाफ भी थे। बोल लेने दीजिए मुझे, नहीं आपकी बात बोल लेने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि वो उद्योगपतियों के साथ है या किसानों के साथ है। पहले ये डिसीजन ले ले। अगर ये डिसीजन भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया कि हम किसानों के साथ है, तो वो इस कानून को वापस लेगी। और अगर नहीं तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी उद्योगपति की दलाल है, चमची है, यही हम कह सकते हैं और कुछ नहीं। तो नेताजी है आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी स्टैंडिंग कमेटी में है, इन्होंने स्वयं जो है कहा है कि मंडियों को खोलना चाहिए। किसानों को देश में 3 बड़े नेता हुए हैं। आजादी के समय में पंजाब राव देशमुख जी थे, उनकी भी यही आवाज थी कि किसानों को बेहतर अवसर मिलना चाहिए, बाजार खुला हुआ होना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के एक बड़े नेता थे, उन्होंने भी ये कहते जो है उन्होंने यही प्रयास किया कि किसानों के लिए बाजार खोला जाए, किसान खाली मंडियों का गुलाम बन के ना रह जाए, बिचौली शोषण कर रहे हैं। तो महेंद्र सिंह टिकैत सबसे बड़े नेता थे किसानों के, जिनकी एक आवाज में 5 लाख किसान इकट्ठा हो गया था, उनकी भी यही इच्छा थी कि मंडियों को खोला जाए। मंडियों में शोषण हो रहा है, बिचौलिए जो है दबा देते हैं वहां पर, और किसानों को अन्य बाजारों में बेचने की अनुमति दी जाए। हमारी सरकार ने यही काम किया है। हमने पुरानी व्यवस्था को भी जारी रखा है और नई व्यवस्थाओं को खोला है कि जहां पर आपका शोषण हो रहा हो करने की, हम वही खत्म कर देंगे। आपको मंडी में अगर माल नहीं खरीद रहा है तो बिचौलिए खरीदते थे, हम उन बिचौलियों के अलावा आपको मौका दे रहे हैं कि आप ई-नाम पे बेच लीजिए, आप दूसरे जिले में बेच लीजिए, दूसरे राज्यों में बेच लीजिए, आप जहां अच्छा सौदा मिले आप वहां बेचिए, आप कॉन्ट्रैक्ट में दे दीजिए। जैसे हमारे पास में लखनऊ में मलियाबाद है, हमें क्या जरूरत पड़ी अपनी खेती को कॉन्ट्रैक्ट में देने की? हम चाहते ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट में देना, हम खुद करना चाहते हैं। ठीक है, एक एक करके हमें क्या जरूरत पड़ी कॉन्ट्रैक्ट में देने की? हम हमारे खेती को आप प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहते हैं। परविंदर यादव जी, आप जो प्राइवेट लिमिटेड परविंदर यादव जी, परविंदर यादव जी करेंगे। हमने परविंदर यादव जी एकदम जहाँ देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे कौन किसान देगा कौन नहीं देगा, ये भी तो किसान तय करेगा ना, ये भी तो किसान तय करेगा। आप अगर अच्छी खेती करते हैं तो कीजिए, किसी ने आपसे जबरन थोड़ी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पे दीजिए। लेकिन जो किसान नई जगह उसकी कहीं नौकरी लग गई, वो शहर में 25-30 हजार रुपए कमाने लगा, उसकी गांव में जमीन है तो कहां जाएगी? वो किसी से तो करवाएगा, वो किसी से भी कराएगा, वो खुद करे, वो उसका मसला है, वो उसका उसकी जमीन। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्राइवेट कर दीजिए। अरे क्यों कर दीजिए? अरे कैसे कर देंगे? अरे जबरन थोड़ी करवा रहा है कोई। आप होते कौन है? परविंदर यादव जी, आपसे कोई जबरन थोड़ी करवा रहा है।
किसान तय करेगा, किसान तय कर रहा है और किसान ही बता रहा है कि एक 3 कानून उसे नहीं चाहिए। सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार का ही तो लेना, ये सरकार का तो लेना देना कि जहां सरकार तीनों बिल जो हमारे पास थोपने की कोशिश करी है, गुप्ता जी ये सरकार और आप लोग तो लेके आए तीनों कानून एसी कमरे में बैठ के। अगर आपको क्या जरूरत पड़ी, आपको क्या जरूरत पड़ी, आपको ये दिखाना, आपको ये दिखाई देना कि हाँ कि कृषि ने जो है एकदम जो है उछाल लिया। कोरोना काल में सब कंपनियां बनती, सब कुछ बनता, पूरा भारत बनता, लेकिन एकदम जो हमारा देश फिर भी चला, हमारे देश में लोगों ने फिर भी काम किया, हमारे यहाँ पे फिर भी अनाज की जो है अनाज भरमार रहा और कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं मरा। ये वही देश है ना, वही भारत है ना। ये आप बात की बात कर रहे हैं, हाथों में खेल रहे हैं। किसानों के आप प्रवक्ता नहीं है। आप किसानों प्रवक्ता होते तो किसानों के हित की बात सरकार ने करी है। नहीं, हम नहीं मानते आपको प्रवक्ता, आप होंगे अपना प्रवक्ता। अच्छा दाम मिलेगा, भाव बेचेगा, सरकार ने मौका दिया है। हमें जैसा काम करना हम वैसा काम करेंगे, लेकिन हम नहीं मानते। अच्छा दाम मिलना, भाव आप अपने कानून वापस लीजिए, हमें नहीं चाहिए कानून। ठीक है, इन सबके बीच एक ट्वीट आपको दिखाएं। शलभमणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट पहले दिखा दे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शलभमणि त्रिपाठी ने ट्वीट कर लिखा है कि 5 कालिदास मार्ग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वो आवास जहां 2017 से पहले रोजा इफ्तार और ईद की दावतें होती थी, उसी आवास पर योगी जी की देखरेख में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 बच्चों की शहादत को समर्पित साहिबजादा दिवस मनाया जा रहा है। बोले सुनिहाल, सत श्री अकाल। यानी बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि पहले 5 कालिदास मार्ग पर क्या होता था और अब किस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। प्रियंका गुप्ता जी, सवाल इसी से जुड़ा हुआ आपसे कि बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम किस तरह के आयोजन कर रहे हैं, क्या सोच है, और पहले की सरकारों ने मुख्यमंत्री आवास का इस्तेमाल किस रूप में किया? देखिए, मैं जहां तक जानती हूं, इससे पहले ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश का किसान नहीं है, और वो किसान ही नहीं है, वो जहां पे बैठा है वो खालिस्तानी है, वो आतंकवादी हैं, इस तरह की बातें सुनने में आई। पर धीरे धीरे जब उसका आक्रोश देखा इन्होंने और देखा कि वो पूरे भारत पे फैल चुका है, फिर उन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उन पर इन्होंने देशद्रोह के मुकदमे लगा दिए। और इन्होंने क्या किया, जो भी किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे उस पर 50-50 लाख का जुर्माना लगाया है। मतलब ताज्जुब होता है कि मुझे किसानों के ऊपर 50 लाख का जुर्माना। तो इन्होंने अपने प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाकर उनको रोकने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश का किसान वहां ना पहुंच पाए। पर जाने वाले को कौन रोक पाया? किसान वहां पहुंचा। अब इनको समझ में आ रहा है कि कहीं प्रवक्ता भी झूठ बोलने के केंद्र क्या है। आप सच बोल रहे हैं, आपने ही सच बोलने का ठेका ले रखा है। आप सच्चे हैं, बाकी सब झूठे हैं। आपकी तरफ से कोई किसान नहीं है, कोई जवान नहीं है, कोई नहीं है। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ प्रवक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, कि किसान के 2 बेटे होते हैं, जो एक खेत में होता है और एक सीमा पे होता है। जिस दिन किसान ने ये दोनों काम करने बंद कर दिए ना, आप देश के रविंदर जी एक करके और कोई भी, ये प्रियंका जी का टर्न है। कोई भी जो है नेता का बेटा, किसी भी नेता का बेटा वहां देश की सेवा करने के लिए नहीं आता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी, किसी भी देश आप ही बोल लीजिए, किसी भी एक सेकंड परविंदर जी, किसी भी नेता का बेटा जो है, प्रियंका गुप्ता जी के टर्न है, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आ जाऊंगा। प्रियंका गुप्ता जी कंप्लीट कीजिए आप। देखिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, इतना प्रचार प्रसार करने की आज आवश्यकता क्या पड़ गई? और आप ये बताइए कि आपको इससे पहले क्यों नहीं याद आई, क्यों नहीं याद आई कि एक समुदाय और भी है जिसकी हमें जो है उसका जो है हमें सम्मान करना चाहिए, परंतु आज भी आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप उसको कंपनसेट करना चाहते हैं। परंतु ये किसान है, ये एक समुदाय से लेकर कहानी खत्म नहीं हो जाएगी। ये कहानी अभी शुरू हुई है और ये खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये एक विचार है। एक विचार को आप 170 भी नहीं लगा सकते, एक विचार पे आप पानी की धारा भी नहीं डाल सकते, और एक विचार के लिए आप गड्ढे भी नहीं खोद सकते, आप उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि एक विचार है और पूरे हिंदुस्तान में ये फैल चुका है। आपको अभी भी गलतफहमी है कि एक समुदाय तक है, ये एक समुदाय तक नहीं है, ये एक किसान है जो हमारे देश की मैक्सिमम आबादी है, ये वो है। आप अभी भी गलतफहमी में जी रहे हैं, आप अभी भी अपने आप को जो है कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि आप किसानों की मन की बात कब सुनेंगे, कब किसानों की समस्या हल करेंगे? आज आपने उस किसान का जो बिल, आपने जो काला कानून लेकर आए हैं, उसमें 26 से ज्यादा संशोधन की बात कही है, तो आप ये बताइए उसको रद्द करने में आपको क्या परेशानी है? रद्द इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उससे जो है लॉस होगा वो इनके खास मित्रों को होगा जो कॉर्पोरेट घराने के हैं,
आप ये बताइए कि इसको आप एमएसपी को क्यों नहीं लागू करते हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं कि कोई भी किसानों की फसल एमएसपी से कम रेट पर नहीं खरीद पाएगा? अगर कोई खरीदेगा तो उसको ये हम तो जेल में डालेंगे। आप लोग भी रहे 6 साल से पहले सरकार में, और बिल बनाने आप लोगों ने ये बिल बना दिया एमएसपी वाला, नहीं बनाया? ये सब विपक्ष में बैठ के याद आता है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश की है बिल बनाने की, उसका ड्राफ्ट ही दिखा दीजिए। पायलट प्रोजेक्ट बनाया है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि वो एक स्टेट में लागू किया जाए और उसका रिस्पॉन्स देखा जाए। कौन से स्टेट में? की तरह कांग्रेस ने कभी कांग्रेस शासित कौन से राज्य में वो पायलट प्रोजेक्ट लागू हुआ? राहुल गांधी पायलट प्रोजेक्ट जिसको लॉन्च करते करते आपको कितने भी जो भी हमने लागू किया, हमने कोई तानाशाही आज तक नहीं दिखाई। नहीं तो कौन से स्टेट में आपने ये लागू कर दिया कि वहां पे धर्मिता पर तुली हुई है, सारी फसलें एमएसपी पे खरीदी जाएंगी, एमएसपी से नीचे कुछ नहीं खरीदा जाएगा? आप ये बता दीजिए। आप देखिए पंजाब में किया कि नहीं किया, आप ये बताइए। और जब पंजाब सरकार कर सकती तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर सकती? और उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? ये यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, आलोक अवस्थी जी, बता दें मुझे। तो आप क्या दिक्कत है कि अगर किसान की फसल एमएसपी से नीचे ना खरीदी जाए? क्या दिक्कत है इसमें? इनको इतनी छोटी सी चीज है, आप सिर्फ 2 शब्दों में इसका जवाब दे दीजिए। तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये तो आपके पास भी मौका था ना, या फिर 50-60 साल सत्ता चलाने के दौरान ये याद ही नहीं आएगा किसान के लिए ये भी ऑप्शन बढ़िया है? बताइए, पंजाब में जब हम कर सकते हैं तो आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते? तो पंजाब के किसान यहाँ क्यों बैठे हैं जब आप पंजाब में कर सकते हैं? तो पंजाब को तो एमएसपी पे मिल रहा है, उन्हें तो टेंशन नहीं होनी चाहिए एमएसपी पे। बैठे हैं, नॉर्मल सी बात है। अगर उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कहा? आपको बताने की जरूरत है क्या? नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कहा कि उनके हाथ की चीज नहीं है, सेंटर की बात है। उनके हाथ की चीज होती तो आते ही नहीं किसान यहाँ। पूरी कवायद चल रही है, लेकिन इतना होना तो चाहिए, इतना आदमी के अंदर होना तो चाहिए कि एक बिल पास कर दे कि जो है शक्ति तो होनी चाहिए कि किसानों के लिए हम इतना तो कर सकते हैं कि उसको एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसको जेल में डाल दीजिए। किसी स्टेट ने तो हिम्मत जुटाई इस बात की करने की। आप भाजपा शासित जितने भी प्रदेश हैं वहां से कोई हिम्मत जुटा पा रहा है? आपके अशोक गहलोत साहब ये राजस्थान में सरकार चला रहे हैं, वहां पास करा दिया आपने। कितनी फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं ये भी थोड़ा सा बता दीजिए मुझे। देखिए बिल्कुल खरीद रहे हैं और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खरीद रहे हैं। नहीं तो कितनी फसलें खरीद रहे हैं? ये है कि इस बिल से कितना किसानों को फायदा होगा। गेहूं, धान, चना, दालें, इनके अलावा कितनी फसलें खरीद रहे हैं आप? और क्या एमएसपी है? देखिए ये तो सरकार पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाह रहे हैं। तो सरकार तो आपकी है ना, आप जो बता रहे हैं कि हमारी सरकार ये चाहती है और एमएसपी पे क्या दिक्कत है केंद्र सरकार को, तो आप लोग भी कई स्टेट में चलाते हैं सरकार, पहले आपने केंद्र में भी चलाई है, आपको मालूम है कि अड़चन क्या है। देखिए एमएसपी लाने वाला कौन है? अच्छा यही बता दीजिए कि एमएसपी कौन लेकर आया। आज जो भी एमएसपी पे खरीद होती है वो कांग्रेस पार्टी की वजह से ही है। और ये एक विजन होता है कि किसानों का भला कैसे किया जा सकता है। इस सरकार में किसानों का भला करने का कोई विजन नहीं है। हकीकत ये है कि ये सरकार अंबानी और अडानी जैसे खास मित्रों का भला कर सकती है और उसके अलावा किसी का भला नहीं कर सकती। अभी आपको मैं नेस्ले और इटली का परिवार समझा देता हूँ, थोड़ा शांत रहिए। आलोक अवस्थी जी, अभी बताता हूँ मैं आपको कहां पर क्या होता है। देखिए इन्होंने कहा एमएसपी में हमने लाई, कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस के एमएसपी में मनमोहन सिंह जी का रिकॉर्ड है 5 साल का 650 करोड़ रुपए की दाल खरीदी उन्होंने 5 साल में, खाली मात्र अपने शासनकाल में। मोदी जी के पिछले 5 साल की सरकार में 49 नहीं, एक एक करके आपके पॉइंट हो गए। आलोक अवस्थी जी कंप्लीट करें, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाना। साइलेंस जी बहुत देर से आप बात कह पाऊं कम से कम। कब बढ़ाया मैं बताती हूं। तो उत्तर तो सुन लीजिए आप। इलेक्शन थे आपके बारे में नहीं बोला। राम मोहन जी 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए। एक एक करके प्रियंका जी एक एक करके। आलोक अवस्थी जी कंप्लीट कीजिए। देखिए मनमोहन सिंह जी ने मात्र 650 करोड़ रुपए की दाल खरीदी 5 साल के अंदर। मोदी जी ने 49,000 करोड़ रुपए की दाल खरीदी 5 साल के अंदर। ये एमएसपी की खरीद का फर्क है दोनों सरकारों में। 5 साल में धान कांग्रेस सरकार ने मात्र 1,62 करोड़ का खरीदा, वही मोदी जी ने 5 लाख करोड़ रुपए की धान खरीदी। आप सोचिए कि कितना अंतर है एमएसपी की खरीद में। और आपने क्या किया किसानों के साथ? यूरिया के लिए लाइन लगते थे, मोदी जी ने वो खत्म किया, उसको उनको नीम कोटिंग करके आज सुलभ यूरिया मिल रही है। ये मोदी जी ने किया। किसान क्रेडिट कार्ड अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर के आए थे। पहले साहूकारों के हाथ में लूटा जाता था किसान। आज किसान क्रेडिट कार्ड को किसानों को यह भी अधिकार दिया गया कि आप उसके साथ मछली पालन भी कर सकते हैं, पशुपालन भी कर सकते हैं। आपको दोनों में, तीनों चीजों में आपको यूज कर सकते हैं।
किसानों को मुद्रा परीक्षण करके किस जमीन में क्या उपज अच्छी होगी उसकी प्रशिक्षण दिया हमने। किसानों के लिए भंडारण सुविधा बढ़ा, किसान जानता है कहाँ गन्ना पैदा होगा, किसान जानता है कहाँ मटर पैदा होगी, और किसान को पता है किसान को परीक्षण कराने की जरूरत नहीं है, किसान को परीक्षण कराने की जरूरत है, किसान जानता है कब किस मौसम में कब क्या बोया जाता है, किसान को पता नहीं है। हाँ, लाइन में ठीक है। काम आपने जरूर किया, नोटबंदी विवेक साइलेस जी, आपने समझ किसानों का ही नहीं, मजदूरों को, व्यापारियों को। विवेक साइलेस साहब एक मिनट रुक जाइए। साइलेस जी बहुत देर से लाइन में लगाया आपने, हम मानते हैं लाइन में लगाया आपने, लेकिन आप साइलेस जी ला करके आपने जो लाइन में लगाने काम किया। शलभ त्रिपाठी पूछ रहे हैं कि पहले सिर्फ ईद की दावतें होती थी वहां पे, अब गुरुबाणी भी हो रही है। अच्छे दिन आ गए हैं। मैं बोलूं? जी जी बोलिए साइलेस जी बोल रहे हैं, बोलिए। देखिए, शलभ त्रिपाठी ने जो कहा है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी के जो सीएम आवास है उसमें भी ईद मिलन समारोह और इस तरह के आयोजन होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनको तो आपने मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि वहां आपको सूट कर रहा था ये बात। उनको तो आपने मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तो गऊ को माता कहते हैं, अच्छी बात है। गोवा में जहां आपकी सरकार है वहां आप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आप बीफ की कमी नहीं आएगी, गाय के गोश्त की कमी नहीं आएगी नए साल पे, आप ही के लोग कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप कहते हैं कि बीफ खाओ, यहां तो गऊ को माता बोलते हैं और वहां पर गऊ कटवाते हैं आप खुद। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान वर्ल्ड में सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर हो गया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। हुआ है कि नहीं? कैसे जा रहा है बीफ? बाहर रुक जाइए, ये शमशान कब्रिस्तान आपने जवाब दीजिए। आतंकवादियों को वापस करने वाले लोग, राम भक्तों में गोली चलाने वाले लोग, उनको अधिकार नहीं है बोलने का। एक अवस्थी जी एक सेकंड रुक जाए। अवस्थी जी जी देखिए, मैं आतंकवादियों पे ही बात कर लेता हूं, 1 मिनट में बोल दूं 10 सेकंड में खत्म करूं। जी जी। हाँ, देवेंद्र सिंह पकड़े गए थे हार्ड कोर आतंकवादी के साथ, अरेस्ट हुए थे जम्मू एंड कश्मीर में। वहां जो आप पीडीपी की सरकार चला रहे थे और उन लोग साथ गठजोड़ करके बहुत खुश हो रहे थे, वो आतंकवादी के साथ पकड़े गए। और आपकी सरकार, होम मिनिस्ट्री जिसको अमित शाह देख रहे हैं, 1 साल में चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई और वो छूट के जमानत मिल गई। क्या सेटिंग है आपकी बताइए? सेटिंग आप लोगों की है आतंकवादियों से, अब बात हमारी करते हो। शर्म भी नहीं आती? क्यों नहीं चार्जशीट फाइल हुई देवेंद्र सिंह के खिलाफ? क्यों नहीं हुई? क्या रिश्ता है आपका उनसे? बताइए, खुलासा करिए। यहां बैठ के भाषणबाजी मत करिए। कौन क्या कर रहा है? किसान के हितैषी होते अगर आप, तो उस मंत्री को बाहर कर चुके होते जिसने किसान को गुंडा कहा था, उस प्रवक्ता को पार्टी से बाहर कर चुके होते जिसने खालिस्तानी और आतंकवादी किसानों को कहा था। बैठ के भाषणबाजी मत करिए। किसानों का काला कानून वापस लेने की तैयारी करिए और किसानों को वर्गलाना बंद करिए। तो सवाल यही है, सवाल अभी भी यही है कि किसानों को कौन बरगला रहा है, कौन किसानों का हितैषी है। ये भी चीजें किसानों को ही तय करनी है। उनके संगठन सरकार के साथ बैठेंगे और क्या 29 तारीख को हल निकलता है, ये सवाल है। उससे पहले संकेतों में बातें हो रही हैं, संदेशों की बातें हो रही हैं, क्या कितना किसानों तक पहुंच पा रहा है, ये भी अपने आप में अभी सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ